आज हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड lateral displacement. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, दो टॉपिक आज हम लोग कंसिडर करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन, लाइट कभी बेंड नहीं होती है। कोई लाइट दी है उसको मुड़ दोगे ऐसे? लाइट कभी बेंड नहीं होती। हाँ, रिफ्रैक्शन जो है चेंज इन पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, change in path of ray of light travel from one medium to other medium। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो उसके पाथ में क्या आता है? चेंज। और क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मतलब अगर पूछा जाए व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है, तो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज नहीं आएगा तब तक रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो मेन रीजन जो है चेंज इन क्या, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ही चेंज आने के कारण रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे देखो, तो पहले ये समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? पढ़ा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? हेलो, गुड इवनिंग। हाँ बड़ी सर, अभी बात करता हूँ आधे घंटे में सर, तो क्लास में हूँ। ये क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को ही कहते हैं क्या? इसको लिखते हैं CYV। हाँ, ये यही पता, ये तो पता है। ठीक है, 0 आगे। देखो, सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? वैक्यूम का, फ्री स्पेस जिसको कहते हैं। तो सभी को कंपेयर किया जाता है मिनिमम से। सबसे लीस्ट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्री स्पेस,
वो होता है 1 होता है, एग्जैक्ट 1। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है 1.003 होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों लगभग बराबर ही है, तो इसलिए हम लोग फ्री स्पेस और एयर करके क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं 1। तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन दिया हो रहा था कि करते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में है, जैसे वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 है, क्या है, क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। कितना होता है 4/3, मतलब 1.33 जिसको कहते हैं। उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रेस्पेक्ट में, वो कितना होता है 3/2, 1.5। तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ रहेगा किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रेस्पेक्ट टू क्या है, ठीक है। अब जो हमने कहा कि रिफ्रैक्शन के, सपोज दैट ये ऊपर एयर है, क्या है, और ये है मान लिया ग्लास है। डेंसर और एरर, जिसकी डेंसिटी हाई होता है उसको डेंसर कहते हैं, और जिसकी डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो उसको क्या कहते हैं, रेरर। अच्छा एक ही मीडियम से पूछा जाए बताओ रेरर है कि डेंसर है, तो नहीं कर सकते। कहते हैं अगर पूछा जाए बताओ कि ग्लास जो है डेंसर है कि रेयरर है, अगर एयर के रेस्पेक्ट में, हाँ एयर के रेस्पेक्ट में वो क्या है, तो एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर होगा। एयर का, क्योंकि एयर का सबसे कम होता है, इसलिए कंपैरिजन किससे करते हैं। तुम अपने आप को कहते हो कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, किसके रेस्पेक्ट में भाई, तो ये जो हो गया ये है इंसिडेंट रे, पता है आपको क्या है, दिस इज द इंसिडेंट रे हो गया। और ये पॉइंट जहां पर ये पॉइंट हुआ जहां इंसिडेंट हो रहा है रे, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इस परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो जो ये एंगल आई, ये एंगल आई को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो ये एयर है और कहां जा रहा है, ग्लास में, तो इसके रेस्पेक्ट में डेंसर है, ये डेंसर मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इसके उसमें कॉम्पैक्ट है, क्लोजर है, तो इसके स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा, स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाएगा। तो ये जो हुआ एंगल आर हो गया, क्या हुआ एंगल, तो एंगल आई क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल आर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो इसी को यहां पर मान लिया कि यहां जो स्पीड ऑफ लाइट v1 है और यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हुआ v2 मान लेते हैं।
तब क्या होगा कि एक तो एंगल आर जो हो गया लेस देन एंगल आई, और V2 जो हो गया लेस देन V1। कहने का मतलब जब रेयरर से डेंसर में जा रहे तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कम होगा और स्पीड भी क्या होगा, कम होगा। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और स्पीड क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम गया तो स्पीड भी कम गया। क्लियर? तो जब रेयरर से डेंसर में गया तो कहता रे मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, इसका रिवर्स करोगे तब away from अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, यहां पर जो रे आ रही है एयर से glass. ग्लास में, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है? Glass. तो कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या तो एयर से ग्लास में जा रही है रे, एयर से ग्लास में जा रही है। रिफ्रैक्शन जहां होता है उसको नीचे लिखना, रेस्पेक्ट मतलब कहां से चली है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर दिया गया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या? Snail. अच्छा, जैसे हमने कहा ए म्यूजी, तो ए म्यूजी कितना हो जाएगा इसका अगर कहें तो V1/V2 भी लिख सकते हैं यहां पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब रेयरर, रेयरर और मीडियम डेंसर। तो V1 रेयरर में कितना हुआ V1, और डेंसर में क्या हुआ V2। तो यहाँ पर म्यू स्पीड के रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे V1/V2। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर है स्नेल्स लॉ। नोट कर लिया था ना? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सबको पता होगा। द इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे the incident ray, refracted ray and normal all lie at point of incidence। तीनों कहां पर होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होता है। अब सेकंड में देखो, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड साइन विद एंगल, साइन विद इन सेम मीडियम, उसी मीडियम में जो एंगल बना, सेम मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स किसी मीडियम में, जैसे बाय द वे ये, अच्छा, जो दो सरफेस को, दो मीडियम को सेपरेट करता है उस सरफेस को इंटरफेस भी बोलते हैं। क्या? जैसे अभी लिए ये एयर था, ये क्या है एयर, और ये क्या है ग्लास।
तो एक्स वाई जो है, एक्स वाई सरफेस को कहते हैं हम लोग इंटरफेस, द सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडियम। तो यहां पर ये अभी आपने पीछे ड्रॉ भी किया है, ये हुआ इंसिडेंट रे, क्या है, और ये क्या था, नॉर्मल, ये एंगल बना क्या, मान लीजिए यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। म्यू ए भी ले सकते हो, म्यू जी भी ले सकते हो। ये रेयर है, ये डेंसर, तो क्या होगा, और ये एंगल बना क्या, एंगल, तो देखो क्या कहता है स्टेटमेंट, क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम में कितना है, μ1, एंड साइन विद एंगल, तो उसमें कितना होगा, साइन, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो उसी तरह से नीचे अगर लिखें तो क्या होगा, μ2 साइन एंगल, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। तो दोनों से हम लोग क्या लिख सकते हैं, μ1 साइन एंगल आई इज इक्वल टू μ2 साइन एंगल आर, और साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इक्वल टू μ2 बाई μ1, लिख सकते हैं ना। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, रिफ्रैक्शन किसमें हो रहा है, 2 में, विद रेस्पेक्ट टू, और ऐसे भी लिखते हैं साथ साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, तो ऐसे भी कोई 1 से 2 में जा रही है ना रे, 1 से 2 में जा रही है। इसको हमने क्या माना था, एयर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे भी लिखना, एमयूजी भी लिख सकते हैं इसको। तो ये इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। सेकेंड लॉ को क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ये दिस लॉ, सेकेंड लॉ इज ऑल्सो नोन एज क्या, इसी को हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या, म्यू इज इक्वल टू साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर, जो भी मीडियम होगा। यहां पर कौन सा मीडियम था, ग्लास था, तो इसे ग्लास है। ठीक है, आगे चलें। अब है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ये आपको एक्टिविटी भी करना है। आए सब छोटी छोटी बातें पूछते हो ना, है कि नहीं। सर मैं भी ढंग से कर- तो यहाँ पर करना है, यहाँ ढंग से कर लेना। मैडम को पता था कि तुम्हें साइंस लेना है, तो आगे कर लेगा। रिफ्रैक्शन थ्रू क्या बताया, ग्लास, ये आपको एक्टिविटी 5 एक्टिविटी करना है ना आपको, 8 एक्सपेरिमेंट और 5 एक्टिविटी।
तो 5 एक्टिविटीज में एक एक्टिविटी ये भी है। ठीक है, देखो इस एक्टिविटीज में क्या होता है, एक ड्राइंग शीट मिलेगा। ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर क्या कर, थंब पिन से क्या कर देते हैं, हाँ चारों कॉर्नर पर लगा देते हैं, हैमर से करते हैं। थंब पिन बोले, थंब नहीं समझ में आता है यहाँ, ये थंब में क्या थोड़ा है, बोलो बनाते हैं और उस साइड से देखते हैं कि वो लाइन इधर उधर। फ्रिज में भी हाँ वही होता है। चलो सपोज ये ग्लास स्लैब है, तो क्या करते हैं, ड्राइंग शीट रखकर ग्लास स्लैब रखे, पेंसिल से उसका बाउंड्री बना दिए। इसके बाद देखना, सपोज कोई एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हमने ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। ये हो गया, नॉर्मल हो गया। अब इस नॉर्मल से कोई एक पर्टिकुलर एंगल लेना है, मान लिया 30 डिग्री ले लिया, 45 ले लिया, 60 ले लिया। ये हो गया एंगल ऑफ क्या चीज, इंसिडेंस। क्या है एंगल ऑफ, एंगल आई। अब देखो ये है आपका एयर, ये है ग्लास, और फिर क्या हो गया, एयर। तो ये रेयर है, ये क्या हो जाएगा, कौन सा मीडियम, डेंसर। तो डेंसर में स्पीड क्या होती है, कम हो जाएगी, तो जिसके कारण मूव कर जाता है किस तरफ, नॉर्मल। अब देखो एयर टू ग्लास के लिए इंसिडेंट रे है, क्या है, इंसिडेंट रे। ग्लास में रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब ये ग्लास टू एयर के लिए ए इंसिडेंट रे है, ग्लास टू एयर के लिए क्या हो गया, इंसिडेंट रे। तो यहां पर फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहां पर हमने फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तब क्या होगा ये, अब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, तो स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, और इस एंगल को कहते हैं एंगल ई, इसको कहते हैं इमरजेंट रे। क्या है, तो पहला तो एक्टिविटी यही है कि एंगल आई और एंगल ई इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है एक्टिविटीज में क्या है, एंगल आई और एंगल ई इक्वल है या नहीं। क्या होना चाहिए, एंगल, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल क्या है, तो एंगल आर जो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब देखो इसी में लिखते हैं कि रिफ्रैक्शन जो पहला लिखते हैं, यूजिंग ए स्नेल्स लॉ फॉर एयर टू ग्लास के लिए, पहले रे कहां जा रही है, एयर से ग्लास के लिए, तो क्या होगा, ए म्यू जी लिखेंगे इसको, एयर टू ग्लास जा रहा है, एयर टू ग्लास क्या होगा, साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर। जब एयर से ग्लास के लिए तो ये आई हुआ, एंगल आर हो गया। अब देखना जब ग्लास से एयर के लिए जाएगा
तो ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर होगा, नहीं, एयर से ग्लास के एंगल आई एंगल आर हो गया, तो ग्लास से एयर के लिए एंगल आई होगा। लेकिन ऑल्टर ये वाला जो ये क्या अल्टरनेट इंटीरियर रहेंगे, ये आर होगा, ठीक है। फॉर ग्लास टू एयर के लिए क्या लिखेंगे, ग्लास टू एयर कैसे स्टेटमेंट लिखेंगे, ये म्यूजिक के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, ग्लास टू एयर जी म्यू ए लिखेंगे, तो होता है फॉर्मूला साइन आई बाई साइन आर। तो यहां हो जाएगा साइन आई के जगह हो गया साइन आर, और आर के जगह हो गया साइन एंगल ई। अब एक चीज बताए थे इसमें, एंगल ई और एंगल क्या आई, एंगल ई और एंगल आई क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये वैल्यू वहां पर पुट कर, दोनों का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ जाएगा, ए म्यू जी जी म्यू ए इज इक्वल टू साइन एंगल आई बाई साइन एंगल आर, और साइन एंगल आर अपॉन साइन एंगल ई। तो आई और ई भी तो बताया इक्वल है, तो यहां से यहां कट गया और यहां से यहां कट गया, क्या यहाँ लिखा हुआ नहीं, चलो भाई लिख देता हूँ, एज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, अब तो क्लियर। तो क्या हो गया, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू क्या, 1। मीन्स अगर कोई रे किसी मीडियम से स्टार्ट होती है, फिर मल्टीपल मीडियम से प्रोपेगेट करते हुए फिर से उसी मीडियम में आ गया, वही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे एयर टू ग्लास, ग्लास टू, हो सकता है ग्लास से वाटर में जाता और फिर वाटर से एयर में आता, तो 3 मीडियम हो जाता वहां, फिर भी तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता, 1 होता, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो देखना कि जी म्यू ए जो होगा 1/a म्यू जी होगा, मीन्स कि अगर जो इमरजेंट रे है उसके पाथ में, इमरजेंट रे के पाथ में अगर हम लोग एक प्लेन मिरर लगा दें, क्या लगा दें, और इस तरह से एडजस्ट करें कि प्लेन मिरर के ऊपर इंसिडेंट रे एकदम नॉर्मल ही इंसिडेंट हो रहा है, मतलब इमरजेंट रे है उसके पाथ में क्या लगाए, प्लेन मिरर, तब क्या होगा, रे जो है उसी पाथ को क्या कर जाएगा, ट्रेस कर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रे क्या हो जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ए म्यू जी इज इक्वल टू 1/g म्यू ए। इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं क्या, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल।
तो जो डायग्राम बना रहा है ना, ऐसे आर्ट्स वाले ही बच्चे बना लेता। इसी का तो महत्व इम्पोर्टेंस है, एरो का ही तो इम्पोर्टेंस है। सर अभी वो मैं लिख क्या जो आर्ट्स में फेल था तो वैसे बना भाई क्या हुआ सर एरो में बनाया सब बनाया मेरी क्या गलती है तुम्हारी गलती है, रिट्रेस नहीं करवाया, प्लेन मिरर लगा दिया। तो अभी वही तो बना रहा था जस्ट कॉमर्स में पास होने वाले कॉमर्स चलो हाँ जी। तो पास हो गया साइंस भाई तो एक तो यहां पर ये प्रूव करना था एंगल आई इक्वल टू एंगल ये, और दूसरा जो है इसमें एक्टिविटीज होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है। इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना होता है। तो अब देखते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इसी में लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो इंसिडेंट रे है ना, इसी को आगे क्यों एक्सटेंड करो, जो इंसिडेंट रे है उसी को आगे एक्सटेंड करो। तो एक्सटेंड करने के बाद वो इमरजेंट रे के पैरेलल आएगा। अगर पैरेलल आ जाता है तब तो डायग्राम सही है, तुम पैरेलल बनाकर देखना आता। तो अगर इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करो, अब अगर रे इमरजेंट रे के पैरेलल है तब समझो कि एंगल आई और एंगल ई बराबर है। आ जाएगा अब पैरेलल नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि एंगल ई और आई इक्वल नहीं है। तो तुम्हें तो डायरेक्शन दिया ही नहीं है, रे का डायरेक्शन दिया है तुम्हें, पीछे देखो दिया है, देखो वहां वहां नीचे वाला फिगर। पैरेलल कहाँ रहा है तो पैरेलल ही नहीं आता बाहर क्यों जा रहा 90 डिग्री नहीं लेटरल डिस्प्लेसमेंट
देखो ये डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। मैंने क्या कहा कि जो इंसिडेंट रे है ये इंसिडेंट रे है, सुनो इधर, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे हो गया। क्या बताए कि जो इमर्जेंट रे और रिफ्रैक्टेड, जो एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो अब क्या करते हैं, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। एग्जैक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यही परपेंडिकुलर हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बीएम जो हो गया आपका, बीएम जो है यही है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बीएम जो है, हाँ यही जो बीएम हो गया, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, इमर्जेंट रे perpendicular distance between emergent ray and extended incident ray। उसी को कहते हैं कॉल्ड lateral displacement। जो इमर्जेंट रे और एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही कहलाता है लेटरल। अब इसी की वैल्यू निकालना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना है। इसका नाम देते हैं पी सपोज। मैथ तुम्हें आता है, पढ़ता रहता है ना? इतना एंगल कितना हुआ, हाँ ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, ये वाला, ये जो एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल कितना होगा, तुम बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। तुम्हारा मैथ से बायोलॉजी है, आई माइनस आर होगा ना सर। नहीं पहले ये बताओ मैथ से बायोलॉजी है, मैथ ही है सर। हाँ एक्सटेंड कर लो दोनों। नहीं सर ये एंगल आई माइनस एंगल आर हो गया, ये वाला एंगल जो है एंगल आई माइनस एंगल आर। हमें फाइंड करना बीएम की वैल्यू। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ए एम में बताओ, बी ए एम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, नहीं साइन, साइन परपेंडिकुलर बीएम। इस एंगल के लिए बीएम क्या परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए बीएम क्या है, परपेंडिकुलर है ना। तो साइन एंगल आई माइनस एंगल आर इज इक्वल टू बीएम अपॉन ए बी होगा।
साइन एंगल आई माइनस एंगल आर इजिकल बीएम अपॉन एबी होगा। आपको निकालना है किसकी वैल्यू, बीएम की वैल्यू निकालना है। बीएम ही तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, तो बीएम आ गया आपका ए बी साइन एंगल आई माइनस एंगल आर। अब ए बी की वैल्यू निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये वाला राइट एंगल है ना, तो दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं बीएपी। इन ट्रायंगल बीएपी कॉस आर इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो कॉस आर। AB अपॉन AP अपॉन एपी अपॉन ए बी, एपी अपॉन, अरे ये इसमें देखो ना किस ट्रायंगल में ले रहे हैं, बीएपी में, बीएपी में कॉस आर एपी अपॉन ए बी। अरे बेस अपन आफ्टर नहीं होता है ना भाई। अब सपोज दैट ये ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है टी है, मान लेते हैं ग्लास स्लैब की थिकनेस कितना है टी, तो एपी कितना हो गया, कॉस आर इज इक्वल टू हो गया टी अपॉन ए बी। यहां से ए बी की वैल्यू निकालो, कितना हो गया, ए बी की वैल्यू ए बी हो गया टी अपॉन कॉस आर। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो फर्स्ट में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा बताओ, बीएम इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ ए बी क्या रखोगे, टी अपॉन कॉस आर साइन एंगल आई माइनस एंगल आर। बीएम क्या है, लेटरल, बीएम क्या है, बीएम को क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया देखना, टी साइन एंगल आई माइनस एंगल आर अपॉन कॉस आर। तो टी के साथ क्या रिलेशन हुआ, टी क्या है, टी क्या इंडिकेट करता है, ग्लास स्लैब, मतलब जितने मीडियम में रे क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ मीडियम, डेप्थ ऑफ मीडियम, थिकनेस का हो चाहे डेप्थ, थिकनेस ऑफ थिकनेस सही है, जितने मीडियम जितने डिस्टेंस में। अब थिकनेस अभी बता रहा हूं क्या थिकनेस कहते हैं इसको, क्यों लिए हैं, एक ही बात है लिखने का, क्यों थिकनेस लिख रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपको एक्टिविटी में शो करना है, इसलिए एक्टिविटी में। और आपको वाइवा में भी पूछा जाए कि ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है, ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशन आएगा, तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
ठीक है ना। अब देखना, मान लिया यही है ग्लास स्लैब, ठीक है। अब ड्राइंग बोर्ड पर पहले ग्लास स्लैब को ऐसे रखते हो, देखना पहले रखते हैं ड्राइंग बोर्ड पर ऐसे रखे ग्लास स्लैब को, राइट। पहला पोजीशन ऐसे एक्टिविटी करने की, ऐसे रखो ग्लास स्लैब को, दूसरे में ऐसे रखोगे, अब तीसरे में रखना है ऐसे। 3 रीडिंग लेना होता है इसमें। किस केस में आएगा ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट? डेप्थ ज्यादा हो गया मीडियम का, मीडियम का थिकनेस ज्यादा हो गया। तो क्या बता रहे थे कि एक्टिविटीज के लिए क्या बता कि पहले जो ग्लास स्लैब को आपको ऐसे रखना है, रे यहां पर इंसिडेंट कर रहे, ठीक है, इंसिडेंट रे हो गया। दूसरे केस में ग्लास स्लैब को रखना है ऐसे करके, और तीसरे ये इंसिडेंट रे हुआ, और तीसरे केस में रखना है ग्लास स्लैब को ऐसे, यहां पर इंसिडेंट रे हुआ। 3 केस है। किस केस में ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगा? क्योंकि जितना ज्यादा मीडियम का डेप्थ ज्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और वही मेजर करके आपको लिखना है उस एक्टिविटी में कि पहले केस में कितना 2 सेंटीमीटर है, दूसरे केस में बताओ, तीसरे केस में बताओ। तो और इसी का एक टेबल बना देना, यही एक्टिविटी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन हो गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। क्या होता है रिलेशन, बताओ। हाँ, जो apparent depth होती है वो real से थोड़ी ज्यादा अपेरेंट रियल से ज्यादा होती है। मैंने सोचा वो गलत है। इसलिए मैंने बता मैं तो रिलेशन, क्या टॉपिक चल रहा है स्कूल में? हाँ, तो बताओ नहीं इसमें क्या होता है रिलेशन। ये पढ़ करके तो गया होगा एटम पर। ये नहीं पढ़ा। तो मुझे भी कहता, मैं उधर पढ़ाते सेमीकंडक्टर पढ़ाते अगर जो होता है। रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ, क्या रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में रिलेशन निकालना है, ठीक है। जैसे देखो, इसको समझने के लिए एक गिलास पानी ले लो या बीकर में वाटर ले लो, उसमें एक कॉइन डाल दो, ठीक है। कॉइन डाल देते हैं, अपने पोजीशन, सपोज इधर के ग्लास को यहाँ रखते हैं, और ऊपर से देखो कॉइन की पोजीशन को देखो, और धीरे धीरे ग्लास को अपने से दूर ले जाओ, तब देखो पोजीशन ऑफ कॉइन क्या होगा। कॉइन जो लगेगा कि धीरे धीरे ऊपर उठ, जैसे जैसे अपने से दूर ले जाओगे ग्लास को, तो कॉइन की पोजीशन थोड़ा सा लगेगा क्या, धीरे धीरे ऊपर आ रही है। तो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या है? जब आप यहां से किसी पॉन्ड्स में फिश को देखते हो, तो फिश की जो पोजीशन है वो रियल डेप्थ है, वो अपेरेंट डेप्थ है।
हैं? अगर हम परपेंडिकुलर देंगे तब आप रियल होगी, साइड देंगे तो कभी फिश जो है अपने पोजीशन पर दिखाई नहीं देती, रिफ्रैक्शन के कारण जो है। इसी में कहता है फिशरमैन जो है ना। अच्छा, फिश जो है आपको, जैसे आप देख रहे हैं फिश को और फिश आपको देखे तो क्या डिफरेंस है? अगर हम उस पे लेफ्ट की ओर देखें तो हमें राइट की ओर देखें। फिश जो है छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन फिश जब आपको देखेगा तो लगेगा फिश के लिए आप राक्षस है। मतलब वो बहुत इमेज बड़ा दिखाई देता है। जो आपका एक्चुअल है ना, एक्चुअल से और ज्यादा दिखाई देगा। चलो, तो इसी के बीच में हमें रिलेशन निकालना है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का। देखना है इधर, क्या पेपर तो तुम्हारे ही है ना? ये टॉपिक खत्म करके चले जाना, ठीक है? कहाँ जाना है? क्लास है कोई क्या? या मोमोज के क्लास में जाना है? चलो तो कोई बात, जल्दी हो जाएगा। तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, वही क्वाइन की बात कर रहे थे। यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये एक्स वाई सरफेस है, ये एयर है और नीचे क्या है आपका? सॉरी, वाटर है। क्या है? वाटर। ये तो पता है कि जब कोई हम लोग कोई चीज को देखते हैं, इसका मतलब है। अच्छा तुम बताओ, ये रूम को एकदम पूरी तरह से डार्क कर देते हैं, ठीक है, और तुम्हें एक कॉर्नर में खड़ा कर दिया और तुम्हारे आंख के ऊपर टॉर्च मारते हैं। अब कहते हैं बताओ उस कॉर्नर में क्या है, बता पाओगे? हाँ, मैंने क्या पूछा कि आपको एक कॉर्नर, पूरा डार्क रूम है, एक कॉर्नर में आपको खड़ा कर दिया और आपके आंख में टॉर्च मारते हैं, लाइट देते हैं कहां पर? आपके आंख में, और कहते हैं उस कॉर्नर में क्या है, बता दोगे? लेकिन वही टॉर्च उस ऑब्जेक्ट पर मारते हैं और आप खड़े हो वहां पर, तब बता पाओगे या नहीं? ऐसा क्यों होता है? सर ऑब्जेक्ट को आप विजन देखने के लिए एटलीस्ट दो रेज, क्योंकि जब कोई चीज हम देखते हैं तो ऑब्जेक्ट से होकर लाइट हमारे आईज में आती है। ये नहीं होता है कि आई से लाइट जाएगी उसके ऊपर रिफ्लेक्ट, उसके बाद देखते हैं। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है? ये वाटर में। तो रे कहां से चलेगी? ऑब्जेक्ट से। तो फर्स्ट रे ले रहे हैं, फर्स्ट रे नॉर्मली इंसिडेंट करता है सरफेस पर। फर्स्ट रे इंसिडेंट नॉर्मली एट द सरफेस, और नॉर्मल इंसिडेंट के लिए कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए कोई क्यों नहीं होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल थप्पा मारूं? नहीं होता। एंगल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में होता है ये। रिफ्लेक्शन सोचते रहो इसे तो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन, फॉर, सुनो फिर से, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट रे, और नॉर्मल इंसिडेंट रे एंगल आई कितना होगा तुम बताओ? और नॉर्मल इंसिडेंट रे एंगल आई कितना होगा? 90।
पिछले क्लास में मैं बता रहा था, तुम बताना नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए एंगल आई कितना होगा? क्या 6? 60? तुम बताना। 0 होता है। अरे यहां सब लिखा हुआ है ना। और नॉर्मल इंसिडेंट रे, नॉर्मल के ऊपर ही रे फॉल कर रहा है, तो क्या होगा? उसी के ऊपर चला गया तो एंगल आई कितना हो गया? क्योंकि एंगल आई तो होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, तो जब नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट रे जा रही है तो एंगल आई क्या हो गया? 0। तो कितना हो गया? साइन 0 अपॉन साइन एंगल आर। तो साइन एंगल आर साइन 0 0 0 बाई म्यू कितना होगा? तो एंगल आर भी कितना हो गया? 0 होगा। ये रीजन है, ये नहीं कि एंगल आई आर के बराबर होता है, वो तो रिफ्लेक्शन में होता है। क्या था इनका? और नॉर्मल इंसिडेंट रे के लिए एंगल आई 0 होता है, इसलिए रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो रे क्या होगा? एकदम सीधा चली गई। अब देखो अनदर रे, कंसिडर इट। दूसरा रे लेते हैं, बी पॉइंट पर इंसिडेंट किया, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल आई हुआ, क्या है? अब ये क्या टेंसर है ना, ये एरर है, किस तरफ जाएगी? अवे। तो क्या होगा? ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। ये एंगल आर हो गया। अब यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है, आंख में लाइट नहीं जल रही, तो उसको क्या ऑब्जर्व होगा? क्योंकि रे जो है, रे की प्रॉपर्टी रेक्टिलिनियर है, तो कहां से आ रही है? देखना, ये यहां पर दिखाई देगा उसको। ये ऑब्जेक्ट यहां ना दिखाई देकर ऊपर दिखाई देगा। तो यहां पर OA जो है वो एक कहलाता है रियल डेप्थ। OA क्या हुआ? रियल डेप्थ। AI जो है वही है अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ। अपरेंट मतलब क्या हुआ? अपीयर, वास्तविकता से परे। अब इसके बीच में क्या निकालना है? रिलेशन। अच्छा एक चीज और, OI को कहते हैं, OI को कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ऑब्जेक्ट वर्टिकली ऊपर शिफ्ट हो गया है, अपीयर टू शिफ्ट, एक्चुअली शिफ्ट नहीं हुआ, ऐसा लगता है। तो OI को क्या कहते हैं? नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। अब इसी के बीच में देखो रिलेशन निकालना है। डायग्राम बना लिया सब? ठीक है, ऊपर करें, थोड़ा स्लाइड करते हैं। इन ट्राइंगल, अच्छा ये एंगल आई है ना, ये वाला एंगल क्या है? आई। तो ये एंगल क्या होगा? तुम बताना। आई होगा, सोच लो क्या होगा? एंगल आई हुआ। सर डेविड बोला था ना, जितनी कॉन्फिडेंस ना पूरा डाउन हो जाता है। कॉन्फिडेंस बेचारा का डाउन हो जाता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो इस ट्रायंगल में बताओ कि AOB में, इन ट्रायंगल AOB में
साइन एंगल आई क्या होगा, बोलो साइन एंगल आई। ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है। अच्छा ये वाला एंगल आर है, इधर देखना एक बार, तो ये एंगल कितना होगा, आर होगा ये भी। अब कॉन्फिडेंस है। अच्छा ये एंगल आर है तो ये एंगल आर क्यों होगा, वो अल्टरनेटिव ये अल्टरनेट एरिया होगा। कॉन्फिडेंस अपने डाउन करता है और मैं मुझे लगाता है कि कॉन्फिडेंस। सर आप कंटिन्यू करो ना। अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, धीरे-धीरे बिल्ड हो जाएगा। अच्छा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल ले लो ए आई बी में, इन ट्रायंगल ए आई बी में बताओ, ए आई बी में क्या होगा, साइन आर, ए आई बी साइन आर क्या होगा बोलो, ए बी बाई, ए बी बाई आई बी नहीं होगा, देखना। और ये वाला ट्रायंगल लिए हमने ए आई बी, तो इसके लिए ए बी और आई बी हाइपोटेन्यूज हो गया, क्लियर। यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या हो गया, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है ना। लेकिन रे कहां से कहां जा रही है, हैं? कौन सा तो बात को घुमा क्यों देते हो भाई, गलत बताना होता है तो। कहां जा रही है रे, कहां से कहां जा रही है रे, वाटर टू मतलब डेंसर टू, तो इसको लिखते हैं वाटर से लेकर के air। कहां से कहां जा रही है, वाटर टू air। अब साइन आई की वैल्यू लगाओ, क्या है साइन आई, साइन आई क्या है, ए बी बाई ओ बी, और साइन आर कितना आया है, तो उल्टा कर दें इसको, आई बी बाई ए बी हो गया, ए बी से भी कैंसिल, क्या आ गया आपका आई बी अपॉन, लेकिन ये आ रहा है कौन सा, डब्ल्यू म्यू ए। अब देखो कहता है एक केस लेते हैं कि इफ फॉर स्मॉलर एंगल, फॉर स्मॉलर एंगल आई, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर छोटा हो, डायग्राम देखना, अभी तो एंगल आई इतना है, एंगल आई छोटा हो तो धीरे धीरे कहां जाएगा, बी ए की तरफ जाएगा ना, बी टेंस टुवर्ड्स ए, तब कितना होगा, उसको लिख देते हैं, जैसे जैसे एंगल आई छोटा होता जाएगा तो बी जो है धीरे शिफ्ट कहां होगा, ए की तरफ। तब क्या हो गया रिलेशन, ये वाला बताओ, ये वाला रिलेशन क्या होगा, डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू आई ए अपॉन ओ ए, क्या करे बीट सेट, तो बी की जगह पर ए लिख दिए, क्लियर। अब यहां पर देखो कि वाटर टू एयर, लेकिन बताया कि जब न्यूमेरिकल में रहेगा किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है ना, और वो किसके रेस्पेक्ट में, तो रिवर्स कर देते हैं इसको, ए म्यू डब्ल्यू इजिकल टू हो गया ओ ए बाई आई ए, ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, और आई ए क्या है, एपियरेंट नहीं अपेरेंट,
तो ये फॉर्मूला हो गया म्यू इज इक्वल टू, और इसमें एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी एनसीईआरटी करवाऊंगा, इस पर क्वेश्चन भी है। म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई, अभी 2 मिनट, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ। ठीक है, साथ साथ नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट अभी क्या बताया था, डायग्राम देखना। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट ओ से आई पर चला गया, नॉर्मल शिफ्ट, शिफ्टिंग ऑफ appear to shift the object vertically upward normally। तो ओ आई को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए माइनस ए आई, ओ आई को लिख सकते हैं ओ ए माइनस, तो ओ आई जो है उसको लिखते हैं ओ ए माइनस, ओ ए माइनस ए आई। ओ ए कॉमन ले लेते हैं, कॉमन का मतलब पता है नहीं, दोनों में डिवाइड कर दिया, ये कट गया, ओ ए 1 माइनस, देखना इधर ए आई बाई ओ ए, अभी देखो यहां पर, यहीं पर जस्ट ये बोला म्यू जो है क्या है, ओ ए बाई आई है, लेकिन यहां पर क्या आया है, तो इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 बाई म्यू। क्या, यही फॉर्मूला है आपका, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया नॉर्मल शिफ्ट, इसको डी लिख देते हैं, जो रियल डेप्थ है उसको डी लिख देते हैं, ये फॉर्मूला हो गया नॉर्मल शिफ्ट का, डी 1 माइनस 1 बाई म्यू। ठीक है ना। अब बस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं लास्ट, देखो एक बीकर है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल जो है उसे 15 सेंटीमीटर कुछ ऐसा दिया हुआ है, लेकिन है इस बीकर, इसमें वाटर फील्ड है, क्या है, इस बीकर में वाटर फील्ड है, ध्यान देना। ये जो वाटर का डेप्थ है 10 सेंटीमीटर है, बीकर में वाटर का डेप्थ जो है वो कितना है, यहां पर एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू पता है आपका 4/3 है, वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो बताओ कि ये जो कॉइन है तो वो कहां दिखाई देगा, मतलब कितने पर, कितने डिस्टेंस पर, तो कॉइन का मान लिया चलो यहां दिखाई दिया आई पर, नेचुरली के जैसे होगा तो ऊपर दिखाई देगा ना, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल शिफ्ट हो गया। तो नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हुआ, एनएस, मतलब नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला हो गया डी 1 माइनस 1 बाई म्यू, डी 10 सेंटीमीटर है, 1 माइनस 1 बाई, हाँ तो 1 अपॉन कितना, 4/3 हो गया, तो 10, 1 माइनस 3/4 हो गया, तो इसका मतलब 10, 1/4 तो कितना हो गया, मतलब ये जो ऊपर दिखाई देगा वो कितना 2 पॉइंट, ये हुआ नॉर्मल शिफ्ट। तो इसमें पूछता है कि बताओ कि एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट डेप्थ क्या होगा इसका, हाँ तो इसका जो हो गया एपरेंट डेप्थ, जो हो गया एपरेंट डेप्थ 10 माइनस 2.7.5 मीटर पर दिखाई देगा, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है।